अगली सुबह ऑफिस पहुंचता है। मोरे पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है, चार्ली मेरे साथ चलो। दोनों पहुंचते हैं डायरेक्टर ओब्रायन के ऑफिस में। वो बताती है, लंदन के एक होटल में आतंकी हमला हुआ है और सारा उनमें से एक विक्टिम थी। चार्ली का चेहरा सूख जाता है। इम्पॉसिबल, मैं खुद कॉल करता हूं। मोरे टीवी ऑन करता है। न्यूज चल रही होती है। 4 आतंकियों ने होटल में घुसकर 4 लोगों को बंधक बनाया और 2 को गोली मार दी। फिर वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। धुआं, गोलीबारी, चीखें और कैमरे में सारा नजर आती है। चार्ली की दुनिया वहीं रुक जाती है। घर लौटते वक्त बाहर मीडिया, पुलिस, कैमरे सब जमा। एक दोस्त किसी तरह उसे घर के अंदर ले जाता है, पर उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, ये सब इतना आसान कैसे हुआ। अगले दिन वो मोरे और अपने सुपरवाइजर कैलेब से भिड़ जाता है। लंदन में हर कोने पर कैमरा है। फिर 4 आतंकवादी कैसे गायब हो गए? मोरे कहता है, हम जांच कर रहे हैं। कैलेब उसे घर भेज देता है। जब सारा की बॉडी एयरपोर्ट से आती है, चार्ली टूट जाता है। उसके सामान में एक गिफ्ट मिलता है जो सारा ने उसके लिए खरीदा था। वो उसे देखता रहता है और आखिरकार सब्र का बांध टूट जाता है। घर पर बैठे बैठे चार्ली का सब्र टूट जाता है। वो फिर ऑफिस लौटता है, रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर पर बैठता है और होटल और आसपास की सड़कों वाले सीसीटीवी हैक कर देता है। फुटेज जोड़ जोड़ कर वो एक पूरा टाइमलाइन बनाता है और अपने सीनियर्स को दिखाता है। टाइमलाइन साफ बताती है, 4 आतंकियों ने ईस्ट एंड में एक गाड़ी चुराई, सर्विस एंट्रेंस से होटल में दाखिल हुए और प्रोफेशनल तरीके से अपने सारे फिंगरप्रिंट और डीएनए मिटा दिए। किसी मीटिंग में ये लोग इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इंडोनेशिया के साथ मिले थे। वहां कुछ गड़बड़ हुआ, झगड़ा शुरू हुआ। एक सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में आ गया। एक आतंकवादी ने गोली चला दी। एक गार्ड की मौत, दूसरों की हालत क्रिटिकल। होटल सिक्योरिटी अलार्म बजाती है। पुलिस को कॉल किया जाता है। डर के मारे पकड़े जाने से बचने के लिए आतंकवादी कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं और कुछ लोगों को बंधक बना लेते हैं। सारा वही फंसती है। उसने कोशिश की थी कुछ अटेंडेंट्स की मदद करने की और इसी वजह से उसे अगवा कर लिया गया। गैराज में चार्ली अपने पुराने प्लेन की मरम्मत कर रहा होता है, वही प्लेन जो उसकी वाइफ सारा ने उसे बर्थडे गिफ्ट में दिया था। तेल, स्क्रू और मशीन की आवाजों के बीच अचानक सारा अंदर आती है और कहती है, चार्ली मैं लंदन जा रही हूँ बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वो मुस्कुराकर बोलती है, चलो ना, इस बार साथ चलो। लेकिन चार्ली की नजरें फिर से अपने टूल्स पर चली जाती हैं। बहुत सारा काम है, अगली बार। सारा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप चली जाती है। कुछ घंटों बाद चार्ली पहुंचता है सीआईए हेडक्वार्टर्स। सिक्योरिटी के इतने लेवल पार करता है जिन स्कैनर से वो खुद गुजरता है। सोचो, वो सब उसी ने बनाए हैं। फिर वो पहुंचता है अपने सेक्शन में, डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट, जहां दुनिया के सबसे सीक्रेट कोड तोड़े जाते हैं। तभी उसके सिस्टम पर एक मैसेज पॉपअप होता है, इंक्विलाइन। एक रहस्यमयी इंसान जिससे वो कई सालों से जुड़ा हुआ है। इंक्विलाइन के पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो सीआईए को पता नहीं होना चाहिए। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स। इस बार भी उसके पास कुछ स्पेशल है, लेकिन वो चार्ली को वार्न करता है। इस बार जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीआईए को खतरे में डाल सकते हैं। चार्ली अंदाजा लगाता है, इस्तांबुल। इंक्विलाइन सिर्फ मुस्कुराता है, नाइस ट्राई। फिर चार्ली उस डेटा पर काम शुरू करता है,
लेकिन इस बार वो कोड इतना टफ है कि चार्ली जैसा जीनियस भी हार मान जाता है। लंच के बाद सारा का कॉल आता है। मैं लंदन पहुंच गई हूं। चार्ली बस एक हल्की हूं बोलता है, क्योंकि उसे पहले से पता था। वो उसे ट्रैक कर रहा था। कॉल जल्दी खत्म होती है और वो फिर उसी कोड पर लौट आता है। कोड खुल नहीं रहा तो वो लैपटॉप उठाकर पहुंच जाता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जहां सीआईए के सबसे एडवांस सिस्टम रखे हैं। घंटों मेहनत के बाद क्लिक, कोड खुलता है और चार्ली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है, एक ड्रोन स्ट्राइक को सेल्फ डिलीशन बॉम्बिंग के नाम पर छिपाया गया था। एक सीक्रेट मिशन जिसे खुद उसके बॉस चीफ मोरे ने ऑथराइज किया था। 150 लोग मारे गए थे, जिनमें फ्रेंच स्पेशल फोर्स और डैनिश मरीन्स भी शामिल थे। चार्ली को विश्वास नहीं होता कि वो जो देख रहा है वो सच है। रात को वो सारा को कॉल करता है, कोई जवाब नहीं। बस एक वॉइसमेल छोड़ देता है। वो लंदन पहुंचता है, इमिग्रेशन पार करता है और धीरे धीरे निकल पड़ता है पेरिस की ओर। जैसे ही उसका नकली पासपोर्ट सीआईए के सिस्टम में आता है, मोरे फिर हेंडरसन को आदेश देता है, पीछा करो। पेरिस पहुंचकर चार्ली एक होटल रूम लेता है, उसी रेस्टोरेंट के पास जहां ग्रेचन अक्सर दिखाई देती है। आखिरकार वो आती है और चार्ली उसकी मोबाइल ट्रैकिंग शुरू कर देता है। दिन भर वो ग्रेचन के बिल्डिंग के बाहर घूमता रहता है और जब वो बाहर निकलती है, चार्ली मौका देखकर अंदर घुस जाता है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल खोलता है, हाउ टू पिक अ लॉक, और धक से दरवाजा खुल जाता है। वो ग्रेचन के घर की तस्वीरें लेता है, उसका शेड्यूल उठाता है और दराज में रखी एक गन भी अपनी जेब में रख लेता है। तभी उसका ट्रैकर बीप करता है, ग्रेचन इज कमिंग। वो भागकर सीढ़ियों में छुप जाता है, बंदूक ताने खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर में आती है, चार्ली का दिल फिर कांप उठता है। वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। हार मानकर होटल लौट आता है और बिस्तर पर बैठकर ऐसे बात करता है जैसे सारा अब भी जिंदा हो, जैसे वो वहीं बैठी हो उसके पास। थोड़ी देर बाद वो ग्रेचन की तस्वीरों को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि वो बार बार हॉस्पिटल जा रही है। वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री हैक करता है, पता चलता है उसे एलर्जीज हैं। अगली सुबह चार्ली फूलों के ढेर खरीदता है और कैफे में बैठा ग्रेचन का इंतजार करता है। जैसे ही वो निकलती है, चार्ली उसका पीछा करता है और हॉस्पिटल तक पहुंचता है। वो अंदर डॉक्टर की ड्रेस पहनकर घुस जाता है और जब ग्रेचन टेस्ट मशीन में होती है, वो कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ग्रेचन डर के मारे चिल्लाती है, क्या कर रहे हो? चार्ली कुछ नहीं बोलता, बस मशीन के अंदर पोलन भरने लगता है। डॉक्टर और नर्स दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वो लॉक है। ग्रेचन की सांसें फूलने लगती हैं, वो गिरने लगती है। तब चार्ली झुककर धीरे से कहता है, मुझे बताओ होस्ट कहाँ है? वही जिसने सारा को मारा था। ग्रेचन को एलर्जी की वजह से बोलने में दिक्कत होती है, तो चार्ली चैम्बर खोल देता है ताकि वो कुछ बोल सके। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, ग्रेचन उसे जोर से धक्का देती है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। कमरे की हर चीज टूट फूट जाती है, टेबल, कुर्सी, मशीनें, सब। चार्ली बंदूक निकालता है, लेकिन ग्रेचन उसे गिरा देती है और दरवाजा खोलकर भाग जाती है। चार्ली ने आवाज और फेस एनालिसिस चलाकर उन चारों की पहचान कर ली। मिश्का मॉस्को से, लॉरेंस पूर्व साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्स का ऑपरेटिव, होस्ट मर्सिनेरी, ग्रेचन एक पूर्व इंटेलिजेंस अफसर,
जब चार्ली यह सब मूर और केलिब के सामने रखता है तो उनकी प्रतिक्रिया ठंडी होती है, बिल्कुल वैसी जैसे उन्हें यह जानकारी पहले से ही मालूम हो। वो कहते हैं, हम पर काम चल रहा है, और चार्ली को ट्रीटमेंट के बहाने थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली थोड़ा चालाक हो जाता है। वह अपने आईडी बैज के अंदर एक चिप छिपा देता है और सिक्योरिटी से होकर बिना पकड़े अंदर चला आता है। ऑफिस में वो सारे क्लासिफाइड फाइलें प्रिंट करवा देता है और प्रिंटर पर एक स्किमर लगाकर डिजिटल कॉपी बना लेता है। रात में वो बार जाता है और लंबे समय तक जूक बॉक्स को घूरता रहता है, जैसे दिमाग में कुछ चल रहा हो। सुबह होते ही वो अपने सीनियर्स को प्रिंटेड फाइलें दिखाकर सीधा टकरा जाता है। वो मूर की गंदी ऑपरेशंस की सूची खोलता है, एक सीरियाई अस्पताल पर बमबारी, यमन में सहयोगी बेस पर हमला, हजारों नागरिकों की मौत। फिर चार्ली धमकी देता है, मैं ये सब डायरेक्टर और मीडिया तक ले जाऊंगा, और बताता है कि उसने डेडमैन स्विच एक्टिव कर दिया है। अगर वो हर 5 घंटे पर कोड नहीं डालेगा तो सारा सबूत सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स को चला जाएगा। बदले में वो मांगता है फुल CIA ट्रेनिंग, फेक पासपोर्ट, कैश, एक बंदूक और सारा के किलर्स के बारे में इंटेल। मीटिंग के बाद कार में जाते ही चार्ली उल्टी कर देता है, तनाव ऐसी हालत पर लाकर उसे तोड़ देता है। ऑफिस में मूर कहता है, ये ब्लफ ही होगा। लेकिन केलिब ठंडे दिमाग से कहता है, हम रिस्क नहीं ले सकते, पहले ट्रिगर ढूंढेंगे, अगर ब्लफ है तो पकड़ लेंगे, वरना ट्रेनिंग के दौरान एक दुर्घटना ही करवा देंगे। कुछ दिन बाद केलिब और उसकी टीम यह समझने लगती है कि चार्ली ने कैसे फाइलें कॉपी की। वो स्किमर की संभावना पर आकर टिकते हैं, क्योंकि उनके सिक्योर कंप्यूटर पर तो नहीं चलता, पर प्रिंटर पर कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप से डेटा निकाला जा सकता है। सुरक्षा फुटेजों में वे पाते हैं कि चार्ली ने एक दुकान से एक मैग्नेटिक स्ट्रिप खरीदी थी, पर यह पता नहीं चलता कि उसने उसे कैसे बिल्डिंग में लाया और निकाला। टीम चार्ली के घर भी छानती है और पता चलता है कि वह बार 2 बार गया था। वे उसी बार पर छापा मारते हैं और जूक बॉक्स के नीचे एक अब्बा CD मिलता है। केलिब जूक बॉक्स के कैटलॉग में वो CD चुनता है, पर स्पीकर से बस शोर आता है। तब वे वही CD निकालते हैं, वही CD जो चार्ली ने पीछे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ चार्ली पहुंचता है एक CIA ट्रेनिंग फैसिलिटी में। वहां उसका स्वागत करता है कर्नल हेंडरसन, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में बस अनुशासन है और आवाज में सख्ती। सबसे पहले वो चार्ली को शूटिंग रेंज में ले जाता है। चार्ली निशाना लगाता है, धाय, गोली बिल्कुल गलत जगह लगती है। चार्ली थोड़ा झेंपता है, लेकिन जब बात बम बनाने की आती है, भाई, वो तो जैसे बिजली की रफ्तार से काम करता है। हेंडरसन हंसते हुए कहता है, अगर तुझे मारना पड़े तो पहले पास जाकर गोली चलाना। हेंडरसन भी दंग रह जाता है, अब समझ आया, तू दिमाग से खेलता है, बंदूक से नहीं। इसके बाद शुरू होती है उसकी नई पहचान की ट्रेनिंग। हेंडरसन उसे धक्का मारता है, जमीन पर गिराता है, उस पर चिल्लाता है, ताकि चार्ली दबाव में भी अपनी फेक आइडेंटिटी याद रख सके। और जब सब हो जाता है तो उसकी नई पासपोर्ट्स तैयार कर दिए जाते हैं। रात में हेंडरसन उसके कमरे में आता है, धीरे से कहता है, तू कातिल नहीं है चार्ली। चार्ली जवाब देता है, मैं बदला नहीं चाहता, मैं इंसाफ चाहता हूँ। हेंडरसन बंदूक निकालता है, चार्ली के हाथ में देता है, अगर सच में काबिल है तो ट्रिगर दबा। चार्ली के हाथ कांपते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वो बंदूक नीचे कर देता है। वो हत्यारा नहीं है, बस टूटा हुआ आदमी है। उधर CIA ऑफिस में एजेंट्स उस CD की डिक्रिप्शन कर रहे होते हैं जो चार्ली ने छोड़ी थी। कई घंटे बाद उन्हें सच पता चलता है, चार्ली का डेडमैन स्विच पूरा ब्लफ था। वो तुरंत अपने सीनियर्स को बताते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चार्ली खुद उनकी बातें सुन रहा है। हाँ, उस बैज में जो उसने चिप लगाई थी, वही अब CIA ऑफिस को लाइव बग बना चुकी है। मोरे को जैसे ही पता चलता है, वो तुरंत हेंडरसन को कॉल करता है, चार्ली को गिरफ्तार करो। लेकिन तब तक चार्ली वहां से गायब हो चुका होता है।
मोरे फाइल उठाता है और उस पर लगा छोटा सा बग देख लेता है। ये देशद्रोह है चार्ली। उधर चार्ली अपना ईयरपीस निकाल देता है और प्लेन में सवार हो जाता है।